तो हमने पढ़ लिया, इससे पहले कई प्रोसेस पढ़ा है। क्या क्या था? मेल्टिंग, बॉइलिंग, उसके बाद कंडेंसेशन और फिर फ्रीजिंग। मेल्टिंग का अपोजिट क्या था? फ्रीजिंग। और बॉइलिंग का अपोजिट क्या था? कंडेंसेशन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया पिछली क्लास में। अब हम देखेंगे सब्लिमेशन। एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन, ये बहुत रेयर प्रोसेस होता है, ये ज़्यादा सब्सटेंस में नहीं होता, कुछ सब्सटेंस में ये सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में। डायरेक्ट सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर एंड वेपर टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो जाना, फिर वेपर से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, क्या कहलाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस। अब इसमें दो टर्म आते हैं, सबलाइन एंड सब्लिमेट। सबलाइन सॉलिड सब्सटेंस इन विच सब्लिमेशन टेक्स प्लेस। यानी सॉलिड से वेपर बनने में जो सॉलिड होता है उसको हम सबलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सबलाइन। यानी सबलाइन ही हीट देने पे वो वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ सब्लिमेशन हो रहा है डायरेक्ट। वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, सॉलिड लिक्विड फिर गैस नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेट भी सॉलिड होता है, लेकिन वो ऐसा सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग वेपर, यानी वेपर को कूल करके जो सॉलिड ऑब्टेन्ड होता है, वेपर को ठंडा करके जो सॉलिड हमको मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेट। ठीक है, दो टर्म है, सबलाइन एंड सब्लिमेट। यहाँ पे एक रिएक्शन इस तरह से दे रखा है, सॉलिड को अगर हीट करेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस में तो वो वेपर बना देगा, और फिर वेपर को कूल करेंगे तो वो सॉलिड में फिर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों प्रोसेस ही सही है, चाहे सॉलिड को हीट करो वेपर बनाएगा, वेपर को कूल करो सॉलिड, यानी वो फिर से रिटर्न अपने शेप में आ जाएगा। फिजिकल स्टेट बदलती रहेगी, वो आपस में एक दूसरे में बदलती रहेगी, हीटिंग एंड कूलिंग। एग्जाम्पल क्या है? कौन कौन से सब्सटेंस में सब्लिमेशन होता है? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। अमोनियम क्लोराइड यानी साल्ट, एक तरह का ये क्लोराइड का साल्ट है, ये कॉमन साल्ट नहीं, एक साल्ट होता है अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। वो क्या करता है? डायरेक्ट वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, अगर थोड़ा सा उसको हीट दी जाती है तो वो सीधे वेपर बन जाता है। आयोडीन, ये तो साल्ट में पाया ही जाता है आयोडीन, तो ये भी क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है सीधे सीधे। कैम्फर क्या होता है? कपूर जो होता है, व्हाइट कलर का होता है कपूर, उसी को कैम्फर बोलते हैं इंग्लिश में। वो कैम्फर भी क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसी बात है, कैम्फर कपूर को रखो कहीं पे, वो धीमे धीमे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, वो उसका लिक्विड फॉर्म नहीं होता। फिर नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन जो फिनाइल की टैबलेट होती है, जो कपड़ों वगैरह में रखी जाती है, अपने बॉक्स वॉक्स में रखी जाती है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े या ऐसी चीज़ें ना लगें, तो वो नेफ्थलीन होती है। तो नेफ्थलीन भी, इसमें भी क्या होता है? सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। ये कुछ प्रोसेस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ट्राइंगल की फॉर्म में एक प्रोसेस लिखा हुआ है। अब ये देखो, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग होगी, फिर लिक्विड से गैस बॉइलिंग होगी, तब तो लिक्विड से गैस बनेगा, फिर गैस से सॉलिड सब्लिमेशन। फिर उल्टा चलो, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन हो जाएगा, फिर गैस से लिक्विड कब होता है? कंडेंसेशन में, और फिर लिक्विड से सॉलिड कब होगा? फ्रीजिंग। तो ये एक प्रोसेस है, दिखाने का तरीका इस तरह से, गैस से सॉलिड और सॉलिड से गैस, ये दोनों में सब्लिमेशन ही है। ऐसे इसको नोट करना है, इसको मैं PDF फाइल शेयर कर दूंगा, उसमें नोट रहेगा। एक्सप्लेनिंग अबाउट द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पहले से भी समझ रखा है, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना है कुछ चीज़ें, किस पे इवेपोरेशन इफेक्ट करता है, क्या कैसे इवेपोरेशन क्या चीज़ के बढ़ने से बढ़ जाता है, क्या चीज़ की कम होने से कम हो जाता है, या क्या चीज़ के बढ़ने से कम हो जाता है, ऐसा भी फैक्टर होता है। कभी कभी छोटे से पॉइंट में पूछ लिया जाता है इसको। इवेपोरेशन क्या होता है? कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है
कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का नहीं पहुंचा है, उसको हीट मिल रही है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं पहुंचा है, फिर भी वो वेपर में कन्वर्ट होने लगा है, जस्ट स्टार्ट हो गया है, तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। जस्ट कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा होता है कि वाटर पे जब बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता है, जब हम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देते हैं तब जाकर के बॉइलिंग पॉइंट उसका पहुंचता है, तो वहाँ पे फिर बॉइलिंग होती है और स्टीम जनरेट होती है, तो हम उसको इवेपोरेशन कहते हैं। वो भी इवेपोरेशन है, लेकिन उससे पहले भी अगर कन्वर्जन होने लगे वेपर में तो इवेपोरेशन उसको भी कहते हैं। जैसे जो नेचुरल फिनोमेना है, नदियों से पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है, वो बॉयल तो नहीं होता, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो नहीं पहुंचता, तो वहाँ पे भी इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। यानी हमेशा वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड से वेपर कन्वर्ट हो जाए, जस्ट स्टार्ट हो कन्वर्जन, उसको इवेपोरेशन कहेंगे। कॉमन साल्ट को हम सी में से, समुद्र में से नमक को इसी तरह से निकालते हैं, इवेपोरेशन होता रहता है सनलाइट के थ्रू सी वाटर का, और कॉमन साल्ट थोड़ा इम्प्योरिटी रहती है उसमें, उसको प्रोसेस के जरिए इम्प्योरिटी को खत्म किया जाता है, वो बताया है पहले से 9th क्लास में। कॉमन साल्ट को हम उसी से इवेपोरेशन के जरिए पाते हैं। मेन चीज ये है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं, क्या वजह क्या बनती है इवेपोरेशन होने की। इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज देन इवेपोरेशन रेट विल आल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। इसको इस तरह समझने की जरूरत है कि टेम्परेचर जैसे ही सब्सटेंस पे या लिक्विड पे, लिक्विड ही में इवेपोरेशन होता है, लिक्विड में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। पहले वाला टॉपिक, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो रैंडमली मोशन करने लगेंगे, इधर उधर जाने लगेंगे, और फिर वो गैस में फाइनली कन्वर्ट होने लगेंगे, दूर दूर चले जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करेगा और क्या होगा, वो सीधे सीधे अलग हो जाएंगे अपने। तो वो इवेपोरेशन रेट, यानी जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा था वो बढ़ जाएगा अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं। रूम टेम्परेचर पे भी किसी किसी लिक्विड में इवेपोरेशन होता रहता है, लेकिन अगर हम उसमें एक्स्ट्रा हीट दे दें, एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ा दें तो और तेजी से इवेपोरेशन होने लगेगा। क्यों? ड्यू टू ऑफ इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। If it is increase in surface area of liquid, the evaporation rate will increase. इसका कहने का मतलब है कि अगर सरफेस एरिया लिक्विड का बढ़ा दिया जाए, मतलब जो भी सरफेस है लिक्विड का वो ज्यादा दूरी में है, ज्यादा दूर तक फैला हुआ है लिक्विड का सरफेस, लिक्विड का जो पार्ट है ऊपर का वो पूरी ज्यादा दूरी में फैला हुआ है। अगर वो ज्यादा दूरी में फैला हुआ है इसका मतलब है कि वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा कांटेक्ट में, या हीट जो आ रही है एटमॉस्फेयर से या सनलाइट इस पे जो पड़ रही है वो ज्यादा से ज्यादा उस पर पड़ रही है, तो जितनी ज्यादा उस पर पड़ेगी उतना ज्यादा इवेपोरेशन रेट होगा, उतनी ज्यादा टेम्परेचर उस पर इंक्रीज करेगा और उतना ज्यादा इवेपोरेशन रेट हाई होगा। ठीक, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन रेट इंक्रीज कर गया, तो एक चीज ये होगी सरफेस एरिया, क्योंकि एरिया बढ़ेगा तो फिर उतनी हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, उतने एरिया पे ज्यादा हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट, हीट ऐड होती चली जाएगी वहां पे। कम एरिया रहेगा, एक बाउल में पानी लो और एक लेक में वाटर है, लेक का वाटर जल्दी इवेपोरेट करेगा एज कंपेयर टू बाउल वाटर। मोर विंड स्पीड मोर विल बी द इवेपोरेशन रेट। अगर हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा है, हवा की रफ्तार ज्यादा होने से मतलब क्या है, इवेपोरेशन रेट इतना ज्यादा हो जाएगा। अब ये देखो, हवा अगर एक्चुअल में मोर ड्राई विंड होती है, विंड स्पीड तो लिखा है लेकिन एक्चुअल में विंड कौन सी, ड्राई, ह्यूमिड विंड नहीं, ह्यूमिडिटी जिसमें होती है वो वाली विंड नहीं, जो ड्राई विंड होती है। जैसे कपड़े गर्मियों के दिनों में कैसे सूखते हैं, क्योंकि हवा की स्पीड जितनी ज्यादा रहती है उतनी तेजी से कपड़े गर्मियों में सूख जाते हैं, इवेपोरेशन उससे तेजी से होने लगता है। तो ड्राई एयर रहती है तो उसके पार्टिकल उससे टकराते हैं और उसकी हीट, अपनी एयर की जो हीट है वो उसको दे देते हैं और उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है पार्टिकल में। तो कपड़े के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर पार्टिकल उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और वो फिर इवेपोरेट करने लगेंगे। ठीक, तो इस तरह से कपड़े सूख जाते हैं। तो विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी, पंखे में भी हम कपड़े को सुखा लेते हैं, क्यों, ठंडियों में होता है ना, क्योंकि
इवेपोरेशन रेट इस पे भी डिपेंड करता है कि स्पीड अगर एयर की ज़्यादा है, वो उसके पार्टिकल, एयर के पार्टिकल उससे टकराएंगे, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। बस ये है। मोर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर काज लेस इवेपोरेशन रेट। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड ह्यूमिडिटी। तो जो उमस जिसको होती है, गर्मी बरसात के दिनों में उमस ज़्यादा होती है, जो गर्मी के बाद से बारिश होना शुरू होती है उसमें उमस ज़्यादा होती है, तो वो उमस क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी कहलाती है। अगर ये ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है यानी एटमॉस्फेयर की एयर में नमी ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, इवेपोरेशन रेट डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो भी वाटर के मॉलिक्यूल है और जिसको हमको इवेपोरेट कराना है वो भी लिक्विड ही है। लिक्विड से लिक्विड का मिक्सिंग होगी, वो तो ऑलरेडी एयर जो है वो ह्यूमिड है, ऑलरेडी एयर के पास खुद ही लोडेड है वो वाटर से, वो कैसे उसको हीट देगी या उसको इवेपोरेट करा सकती है? हो ही नहीं सकता। तो एयर जो है वो ऑलरेडी लोडेड है वाटर से, एयर जो है वेपर से ऑलरेडी लोडेड है। अब वो एयर अपनी ह्यूमिडिटी को किसी के ऊपर छोड़ना चाहेगी और देना चाहेगी, ना कि उसकी ह्यूमिडिटी खुद लेना चाहेगी। ड्राई एयर नहीं ना है, ह्यूमिड एयर है, नमी वाली हवा, तो इवेपोरेशन रेट वहाँ पे घट जाता है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो लेस इवेपोरेशन रेट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट नाम से लग रहा है कि वो हीट है, एक्चुअल में ये ऐसी हीट है जो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, मतलब मैजिक है ना, मैजिक। ऐसी हीट जो टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, उसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट अब होती क्या है? हर एक सब्सटेंस की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी होती है, वो कहाँ से आती है? जाहिर सी बात है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। इंटरनल एनर्जी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इंटरनल एनर्जी थोड़ी बहुत बची रहती है। अगर हम एक्सटर्नल एनर्जी ले लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी बची रह जाती है, जिसकी वजह से हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, बैठ पाते हैं। रोज़े के दिन में ऐसा होता है, वो हमारी लेटेंट हीट रहती है। एनर्जी एक्चुअल में हमारे पास नहीं है, हमारे पास वो जिसे कहते हैं, जैसे हीट है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को रन कराने में मदद करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एनर्जी क्या करती है? हमारी बॉडी को मिलती रहती है और हम उससे एक डेफिनेट एक लिमिट तक की वर्क कर सकते हैं। तो ऐसी हीट इसकी होती है लेटेंट हीट। एक एग्जांपल था वो। एक्चुअल में लेटेंट हीट क्या होती है? हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर कॉल्ड लेटेंट हीट। हीट सप्लाइड, ऐसी हीट जो कि सब्सटेंस को सप्लाई की जाए लेकिन उसकी स्टेट को बदल दे, मतलब फिजिकल चेंज कर दे। वो अगर सॉलिड है तो लिक्विड कर दे, लिक्विड है तो गैस कर दे, तो फिजिकल स्टेट में चेंज आ जाए उसके, लेकिन उसके टेम्परेचर में चेंज ना आए, टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, तो ऐसी हीट को क्या कहेंगे? लेटेंट हीट कहेंगे ऑफ द सब्सटेंस। This heat only breaks the attraction force between the particle. ये हीट क्या करती है? सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स, जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, पहले पढ़ा चुके हैं, उसको सिर्फ ब्रेक करने का काम करती है, उसको तोड़ने का काम करती है। यानी ये हीट टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर पाएगी, ये पहले क्या करेगी? पार्टिकल से लड़ेगी, पार्टिकल से लड़ेगी, पार्टिकल को खींचेगी, एक दूसरे से छुड़ाएगी, और छुड़ाने में ही ये हीट खर्च हो जाती है, उसको ब्रेक करने में। उसके बाद तब क्या होता है? जो अनदर हीट दी जाती है, तब जाकर के टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज कब होता है? जब पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट लेटेंट हीट कैन नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यानी लेटेंट हीट काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगी तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से इंक्रीज होगी? अब इसके बाद दो टाइप की होती है लेटेंट हीट। दो टाइप की होगी ऑब्वियसली, सॉलिड टू लिक्विड
एक होगी लेटेंट हीट उधर, और लिक्विड से गैस चेंज करने में एक लेटेंट हीट इधर होगी। सॉलिड टू लिक्विड हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन क्या होता है, फ्यूजन और मेल्टिंग, तो वो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। लेटेंट हीट मैंने LH से लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में LH होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन के लिए जो हीट रिक्वायर होती है, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली वो हीट है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दूसरी है, क्योंकि लिक्विड से फिर वो गैस में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्सन, लेकिन वो दोनों में भी टेम्परेचर का चेंज ना आए, तो वो ऐसी हीट को क्या कहते हैं, जो हीट सप्लाई की जाती है, एक्चुअल जो हीट सप्लाई की जाती है और लिक्विड से फिर गैस में चेंज हो जाता है, तो ऐसी हीट को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये कौन सी हीट आ गई कि हीट भी है और टेम्परेचर भी चेंज नहीं कर रही है और फेज भी चेंज कर दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको समझने के लिए, जैसे आइस अगर हम लें फ्रीजर से निकाल करके, उसको देखेंगे तो उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स दिखाएगा। चिल वाटर होगा, पानी अगर हम वाटर बॉटल से निकाल रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ, उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। लेकिन दोनों की फेज में चेंज है कि नहीं चेंज है? एक्सपेरिमेंटली 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों ही दिखाएगा, चाहे वो आइस हो चाहे वो कोल्ड वाटर हो। अब फेज देखो, एक लिक्विड है एक सॉलिड है। अब ऐसा क्या है कि वो सॉलिड और वो लिक्विड है, इसके पीछे का राज क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह एक बॉइलिंग वाटर ले लो, खौलता हुआ पानी, उसका टेम्परेचर चेक करो, वो दिखाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स। उसके बाद फिर स्टीम जो उससे निकल रही है उसको भी एक जगह कंटेनर में इकट्ठा कर लो और उसका टेम्परेचर किसी तरीके से ले लो, तो वो भी दिखाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का टेम्परेचर तो वही, लेकिन फेज तो चेंज हो गई, एक है लिक्विड एक है गैस। तो ये दोनों में क्या हो गया, क्या वजह हो गई, उसके पीछे का मीनिंग किसमें है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। अच्छा, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो हीट रिक्वायर्ड किसमें होगी, जूल। हीट की यूनिट ही जूल होती है, एनर्जी एक, हीट एक एनर्जी और वर्क भी एक एनर्जी, ये सब की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। हीट रिक्वायर्ड ये जूल में होगी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड। ऐसी हीट जो 1 किलोग्राम सॉलिड को एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसके जस्ट मेल्टिंग पॉइंट पे, टू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, जो कन्वर्ट कर दे 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लिक्विड में। ऐसी हीट जो सॉलिड को 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर दे लिक्विड में उसके मेल्टिंग पॉइंट पे बिना टेम्परेचर के चेंज हुए। भाई आइस टू कोल्ड वाटर चेंज, ये क्या है, ये एक प्रोसेस है, फेज चेंज का प्रोसेस है, फेज बदल रही है, स्टेट बदल रही है, लेकिन किसकी वजह से, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से। एक्सपेरिमेंटली जो फाउंड है, आइस से वाटर में जब चेंज होता है तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है, यानी जो हम एक्सटर्नल हीट देते हैं आइस से वाटर में चेंज करने के लिए, वो कितनी होती है, 3.34 × 10⁵ जूल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर सी बात है आइस से वाटर चेंज होगा, दोनों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, इतनी हीट हमको देनी पड़ती है आइस से वाटर में चेंज करने के लिए। आइस से वाटर में चेंज करने का मतलब ये नहीं कि उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, हमने क्या किया, सिर्फ उसके पार्टिकल को तोड़ा है, उसके पार्टिकल को सिर्फ ब्रेक किया है, आपस में जो जुड़े हुए थे उसकी बॉन्डिंग को हमने तोड़ दिया है। तो वो हीट हमने दी कितनी, 3.34 × 10⁵ जूल। Ice give more effective cooling than cold water by taking latent heat from substance। अभी एक आइस ली जाए और अपनी स्किन पे रखो तो वो ज्यादा ठंडा करेगी एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। ठीक, आइस में ज्यादा देर तक चीजें ठंडी रह सकती हैं, लेकिन कोल्ड वाटर में उतनी देर तक ठंडी नहीं रहेंगी। क्यों, क्या वजह है, इसकी वजह भी लेटेंट हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। आइस क्या करती है,
आइस बाहर से लेटेंट हीट लेगी, बाहर से कहाँ से लेगी? मान लो हमको कोई बॉटल, कोका कोला की बॉटल है, क्या लोग रखते हैं बर्फ में ही रखते हैं, ठंडे पानी में नहीं रखते जल्दी। बर्फ में क्यों रखते हैं? जो गर्म बॉटल होती है उसको, पैक बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, उसको बर्फ में रखते हैं तो क्या करती है वो बर्फ, वो आइस क्या करती है, उससे लेटेंट हीट लेती है। क्या लेती है? लेटेंट हीट लेती है। और उससे जब लेटेंट हीट ले लेती है तो जाहिर सी बात है वो तो अपनी हीट दे रही है ना, तो वो तो हीट ही दे रही है। आइस को जो मिल रही है वो लेटेंट हीट है, यानी आइस को जो मिल रही है वो लेटेंट हीट है। इफेक्टिव कूलिंग क्यों होगी? क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो उससे वो हीट लेगी, तो वो जो बॉटल है वो हीट दे देगा इसको, उसकी तो हीट है, लेकिन इसके लिए क्या है, लेटेंट हीट का काम करेगी। ये सिर्फ कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में। ये सिर्फ वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रहेगा टेम्परेचर उतना ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इफेक्टिव कूलिंग हो जाती है। लेकिन अगर वही कोल्ड वाटर नहीं कर सकता इस तरह से, क्योंकि कोल्ड वाटर के पास क्या होती है? लेटेंट हीट ऑलरेडी है। तो ऐसी बात है, आइस को लेटेंट हीट हमने दे दी तभी तो कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हुई, तो अब उसके पास ऑलरेडी लेटेंट हीट है, तो वो कहाँ से अब लेगा लेटेंट हीट? तो वो क्या करता है, वो इतनी इफेक्टिव कूलिंग नहीं देता जितना ज़्यादा आइस देता है। यानी आइस को अगर स्किन पर रखा जाए तो वो ज़्यादा स्किन से हीट को ले लेगी और अपने आप को कन्वर्ट करने में वो हीट लगा देगी, फेस को चेंज करने में, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। कोल्ड वाटर क्या करेगा? कोल्ड वाटर में ऑलरेडी लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट होने के इस कोल्ड वाटर ऑटोमेटिकली अपने आप को फेस को चेंज करना चाहेगा और हाथ से, हमारी हैंड से भी उसको हीट मिल रही है, तो वो दोनों हीट मिलकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे और पार्टिकल गैस में बदल जाएंगे। तो ये वजह होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में आ जाए, ये किसमें होती है? लिक्विड टू गैस में। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड, अच्छा यहाँ पे लिख दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसके लिए? सॉलिड टू लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस लिए? लिक्विड टू गैस। Heat required to convert 1 kg of liquid at its boiling point to gas without temperature change। यानी ऐसी हीट जो 1 किलोग्राम लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे किसमें चेंज कर दे? स्टीम में या गैस में चेंज कर दे, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, तो ऐसी हीट को क्या कहेंगे हम? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको शॉर्ट में LHV भी लिखते हैं, इसको शॉर्ट में LHF लिखते हैं, ये सब नोटेशन। तो ऐसी हीट तो जूल में होगी। एक्सपेरिमेंटली फ्रॉम वाटर टू वेपर, वाटर से जब वेपर बनती है तो हम वाटर को कितनी लेटेंट हीट देते हैं? हम जो देते हैं वो हीट होती है, वो एक तरह का टेम्परेचर होता है, लेकिन जो उसको मिलती है, जो सब्सटेंस को मिलती है, उसके लिए वो क्या हो जाती है? लेटेंट हीट, क्योंकि अभी उसका बॉन्ड ब्रेक होना है, अभी उसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करना है, अभी उसका बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो हमने बताया लेटेंट हीट सिर्फ यूज होती है किसके लिए? ये बहुत मेन पॉइंट है, किसके लिए? ब्रेक्स द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे वो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करेगी और लिक्विड का पार्टिकल किसमें बदल जाएगा? गैस के पार्टिकल में बदल जाएगा। जाहिर सी बात है, जब ब्रेक करेगी और फिर हीट मिलती जाएगी तो वो गैस में बदल जाएगी। एक्सपेरिमेंटली कितना होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? 22.5 × 10⁵ जूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने जूल, 22.5 × 10⁵ जूल हीट की हमको जरूरत होती है लिक्विड से गैस में बदलने के लिए। एक्सपेरिमेंटली है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों लिखा गया? क्योंकि लिक्विड से गैस में बदलना, लिक्विड अगर होगा उसको हीट दी जाएगी और जस्ट गैस में वो बदलता है तो दोनों ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, चाहे स्टीम हो चाहे बॉइलिंग वाटर। स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। अब एक स्टीम जब हाथ पे लग जाती है तो वो ज्यादा जलन करती है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। अगर खौलता हुआ पानी गिर जाए और अगर स्टीम गिर जाए तो दोनों का अगर फीलिंग की जाए, फीलिंग करना हो, फीलिंग अगर हो जाए उसकी, ठीक है, फीलिंग अगर कर दी जाए उसकी, तो क्या होगा?
स्टीम पूरे के पूरे हाथ चला देगी एज कम्पेयर टू बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर भी होता है, इफेक्टिव बहुत है, लेकिन स्टीम के कंपेयर में उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट स्टीम के पास ऑलरेडी होती है। अरे भैया, वाटर को ही तो स्टीम लेटेंट हीट हमने दी है, तभी तो वो स्टीम में कन्वर्ट हुआ है। लेटेंट हीट हमने दी, बॉयल कर रहे हैं वाटर को, हम क्या कर रहे हैं, उसकी फेज को चेंज कर रहे हैं। तो जो फेज चेंज करने में हीट काम आए और टेम्परेचर ना बढ़ाए, उसी को तो कहते हैं लेटेंट। फेज चेंज कर दिया, स्टीम में कन्वर्ट हो गई, स्टीम ने क्या किया, लेटेंट हीट लेकर के अपने आप को बदल दिया। अब वो मोर पावरफुल हो गई। मोर पावरफुल क्यों होगी? ऑलरेडी इसके अंदर लेटेंट हीट है और वो हीट हमको लगेगी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो इवेपोरेशन पे हमने पढ़ा था। इवेपोरेशन पे भी कई फैक्ट हैं जो हम डेली लाइफ में देखते रहते हैं। जैसे कि हमारी स्वेटिंग होती रहती है, तो पसीने होते रहते हैं। वो क्या करता है, पसीना जो होता है, जो स्वेटिंग होती है, जो स्वेट हमको निकलता है, वो एक्चुअल में इवेपोरेशन करता है हमारी बॉडी से। क्या करता है? इवेपोरेट करता है। तो होता क्या है, जो हमारी स्किन से लिक्विड निकलता है, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, वो एयर से क्या करते हैं, लेटेंट हीट ले लेते हैं। लेटेंट हीट ले उस एयर से हीट लेकर के इवेपोरेट होने लगते हैं, और हमारी स्किन से भी क्या लेते हैं, वो हीट लेकर के इवेपोरेट होने लगते हैं। और जैसे ही वो इवेपोरेट होते हैं तो स्किन की हीट ले लेते हैं। स्किन की हीट लेते ही वो क्या, लिक्विड से वेपर में बदले और चले गए। ठीक है। लेकिन ये जब ड्राई वेदर होता है तो ज़्यादा पसीना होता है। ज़्यादा पसीना होता है क्यों? ज़्यादा पसीना इवेपोरेट होता है, सॉरी होता नहीं, होता तब भी ह्यूमिड एयर में ज़्यादा पसीना होता है, लेकिन इवेपोरेट नहीं हो पाता। लेकिन जब ड्राई एयर होती है, जब सूखी हवा रहती है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो जाता है। हमने बताया था ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन रेट डिक्रीज करेगा, ह्यूमिडिटी लो रहेगी तो इवेपोरेशन रेट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हमारी स्किन से लिक्विड ड्रॉपलेट जो निकली, उसने क्या किया, हमारी स्किन से हीट ली, उसके लिए वो लेटेंट हीट बनी, तो उसने क्या किया, वो कन्वर्जन हो गया, लिक्विड टू वाटर वेपर कन्वर्जन। इसी तरह है दूसरा एग्जांपल है कि डेजर्ट कूलर जो है वो गर्मियों के दिनों में ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करते हैं जब ड्राई एयर होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमिड एयर। मतलब जो रेनी सीजन होते हैं उसमें ज़्यादा वर्क नहीं करते वो अच्छी तरीके से, वो ह्यूमिडिटी हमारे ऊपर छोड़ते रहते हैं और पूरा ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट बनाए रखते हैं, यानी वहाँ पे उतना इफेक्टिव कूलिंग वो नहीं करते एज कम्पेयर टू ड्राई वेदर में, जब सूखी रहती है गर्मी, लू चलती रहती है उस टाइम पे। तो ऐसा क्या होता है, उसमें भी यही चीज़ है, क्योंकि हवा जो है वो ड्राई है। अब जब हवा ड्राई है तो ह्यूमिडिटी क्या करती है, इवेपोरेशन रेट को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। ह्यूमिडिटी हमेशा क्या करेगी, इवेपोरेशन रेट को, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन रेट क्या होगा, कम हो जाएगा, और ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन रेट हाई हो जाएगा। तो ड्राइनेस बढ़ने से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो ऑलरेडी इवेपोरेशन रेट हाई हो जाता है। तो जब हमको विंड मिलती है, कूलर की जो होती है हवा जो हमारे सराउंडिंग में है, और जो कूलर से हवा आ रही है, पानी भरा हुआ है, उसकी ह्यूमिडिटी ले करके आ रही है, तो सराउंडिंग एयर उससे क्या ले लेती है, उसके वाटर को ले सकती है, और वही एयर हमारी स्किन को भी टच करते हुए चली जाती है, उसकी लेटेंट हीट ले लेती है और वो इवेपोरेट कर जाती है। ठीक, तो ये लेटेंट हीट हमारी बॉडी से लेकर के वो इवेपोरेट कर जाती है, वही जो कूलर से आती है। अगर यही वेदर क्या होता है, ह्यूमिड होता है, तो सराउंडिंग में भी ह्यूमिडिटी है, एयर में भी नमी पाई जाती है, तो जिसकी वजह से वो जो कूलर से वाटर एयर मिक्सिंग करके आ रहा है हमारी बॉडी तक, वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो हमको जो गर्मी हो रही है, वो उतना इवेपोरेशन नहीं कर पाएगा हमारी स्किन पे। तो हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ऑलरेडी इधर भी हवा नम है, अब वो हवा खुद बाहरी हो चुकी है,
खुद भारी हो चुकी है तो फिर वो दूसरे को कैसे देगी? वो तो खुद ही अपने में भारी हो चुकी, वो दे करके अपने आप को फ्री करना चाहेगी, लेकिन उधर से भी हवा, जो कूलर से हवा आ रही है, ये कब मैं बता रहा हूँ? रेनी सीजन की बात बता रहा हूँ। रेनी सीजन में ऐसा होता है कि एटमॉस्फेयर भी ह्यूमिड है, नम है, तो वो भी एयर बहुत भारी हो चुकी है, वो अपनी ह्यूमिडिटी को देना चाहती है किसी को, तो वो भी हमारे ऊपर छोड़ती है। और वाटर से वाले कूलर से भी, जो डेजर्ट कूलर है उससे भी वाटर विंड आ रही है ब्लो करते हुए, और वो भी ह्यूमिड है, वो सब के सब हमारी स्किन पे छोड़ देती है, और हमको पूरा स्किन जो है वो ऑयली या इस टाइप की वाटर ड्रॉपलेट्स लगे हुए नजर आते हैं, और थोड़ा सा कम अनकंफर्टेबल फील होने लगता है उस टाइम पे डेजर्ट कूलर यूज करना है। इसकी वजह यही है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत घट जाता है। ठीक, अर्दन पॉट में इसी तरह पानी को क्यों रखा जाता है, तो वो ठंडा कैसे हो जाता है? तो उसमें भी यही होता है कि जब भी क्या होगा, लेटेंट हीट किसी सब्सटेंस की कोई भी पार्टिकल लेगा और वो चेंज कर लेगा अपनी फेस को, तो वो जिससे लिया है लेटेंट हीट, वो सब्सटेंस क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। तो अर्दन पॉट में से भी जो पोरस होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से वाटर क्या करते हैं, बाहर की तरफ आते हैं। बाहर की एयर क्या होती है, ड्राई होगी, बाहर की एयर क्या ड्राई होगी, और ये जो बाहर का सरफेस होगा, घड़े का जो बाहर का सरफेस होगा, वो क्या होगा, गर्म होगा, सराउंडिंग एयर से गर्म होता है। तो अंदर से जो पोरस से होता हुआ जो भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स आता है बाहर की तरफ, उससे क्या करता है, लेटेंट हीट ले लेता है, घड़े की लेटेंट हीट ले लेता है, मतलब घड़े से हीट लेकर के खुद में लेटेंट हीट ले लेता है और अपने इवेपोरेट कर जाता है। तो यहाँ पे इसने हीट दे दी, इसलिए ये पूरी तरह से कूल होने लगता है। तो ये वजह है घड़े के कूल होने की। ठीक है, अब एक चीज आती है, वाटर वेपर जो है एयर में प्रेजेंस होता है, इसका क्या फैक्ट है, कैसे फैक्ट हम इसको देखेंगे कैसे। तो वो एक टम्बलर में आइस रख दो बहुत ज़्यादा, उसके बाद देखो कि उसके सरफेस पे क्या हुआ, वाटर वेपर इकट्ठा हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सरफेस था वो कूल हो गया, तो सराउंडिंग एयर जो थी वो कंडेंस कर गई, कंडेंसेशन में हो गई, सराउंडिंग एयर उसके सरफेस पे टच की और वो कंडेंस कर गई। तो कंडेंस करने की वजह से वो कंडेंसेट वहाँ पे जमा हो गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो हमको लिक्विड ड्रॉपलेट्स टम्बलर के ऊपर, ग्लास के ऊपर दिखने लगती है। तो इससे ये पता चलता है कि एयर में भी ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं, लिक्विड की वाटर वेपर पाई जाती है। ठीक, दो टाइप के मैटर के दो और स्टेट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हम आगे के चैप्टर में, आगे के क्लासेस में, हायर क्लासेस में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो होता है वो सन या स्टार ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे हीट करंट चलती है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा रहती है और वहाँ पे इतने ज़्यादा रिएक्शंस होते रहते हैं जिसकी वजह से हीट पे हीट जनरेट होती चली जाती है, तो वो प्लाज्मा जनरेट करती है। तो ऐसे को वो प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी कई साइंटिस्ट ने, यूएस के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसका पता लगाया कि गैस को बहुत ही सुपर लो टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे गैस को कूल किया, तो देखा कि एक और मैटर बन करके सामने आया, उसको बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कह दिया। ठीक है, तो ये